हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। ये आपके साथ में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। जिन लोगों ने मैं आज ये पार्ट डिस्कस करूँगी, पार्ट 13। इससे पहले मैंने 12 पार्ट आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग मुझसे पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं उनको जुड़ना होगा पीके एजुकेशन कोड विदाउट एनी स्पेस। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो घटना चक्र के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिना देर के हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 12 पार्ट तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आज उसके आगे 28 देखेंगे। 28 में क्या है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो किससे संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो किससे संबंधित, तो ये संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग से या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो ये किससे संबंधित है। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1817 से 18 के बीच में, और इस समय पर ये जो थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये इन्हीं से संबंधित है। हुआ इसमें क्या था कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे उन्होंने कारेगांव और जो खिड़की युद्ध है उसमें हारने के बाद क्या किया था, अंग्रेजों के समक्ष इन्होंने 1818 में समर्पण कर दिया था। आपसे पूछा जा सकता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में क्या थी चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने समर्पण कर दिया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बस केवल और केवल इसमें 10 प्रश्न ही हम हर सीरीज में डिस्कस करते हैं। आप इनको सोते समय या फिर जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। 1820 से 27 में, 1819 से 26 में, 1822 से 29 में या फिर 1818 से 25 तक। तो कब रहे थे सर टॉमस मुनरो, किन वर्षों में। मद्रास के गवर्नर की बात करी जा रही है। टॉमस मुनरो से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं, भू राजस्व वसूली व्यवस्था जो थी वो इनके द्वारा ही, रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था थी, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनके द्वारा ही लागू की गई थी। इसे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तमिलनाडु के बारह महल में से लागू किया गया था। बाद में क्या हुआ था, बाद में से पूरे ये व्यवस्था को मद्रास में और बम्बई के कुछ हिस्से थे वहाँ पर भी लागू किया गया, बाद में असम में भी किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो व्यवस्था थी सर टॉमस मुनरो के द्वारा या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। तो आपको पता होना चाहिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी थी सर टॉमस मुनरो ने। और ये 1820 से लेकर 1827 तक का जो इनका कार्यकाल है ये मद्रास के गवर्नर रहे थे। कहाँ के गवर्नर रहे थे, ये मद्रास के गवर्नर भी रहे थे। तो इनके टाइम पर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मानी जाती है कि ये जो थे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसके ये जन्मदाता माने जाते हैं। ये और कैप्टन रीड, दो लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ऑप्शन के तौर पर अगर देखते हैं ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। बाकी दो फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो किसने लिया था, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने। तो ये लिया था, हमें पता है ये जो मैसूर की बात करी जा रही है तो मैसूर के लिए विलियम बेंटिक ने ऐसा किया था। तो ये ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने 1831 में अगर बात करें मैसूर और 1834 की अगर बात करें तो इन्होंने कछार, एक जगह है कछार और कुर्ग की रियासतें अपने में वहाँ से मिला ली थी। और हमेशा इनका क्या कहना रहता था कि भाई यहाँ पर अच्छे से प्रशासन नहीं चल रहा है इसलिए हम इसको अपने राज्य में मिला रहे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यहाँ पर सही, ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। किसकी बात करी जा रही, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। तो कौन इसमें सही आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि बंगाल के गवर्नर जनरलों में से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। कार्नवालिस जो सेना थी, इन्होंने क्या किया था बाद में कि टीपू सुल्तान जब हार गए, टीपू सुल्तान से इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी और बाद में आधे से ज़्यादा राज्य लगभग अंग्रेजों को इनको देना पड़ा था। किसको? टीपू सुल्तान को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैसूर युद्ध में आप इसको कार्नवालिस से जोड़कर देखेंगे, तीसरे में आंग्ल मैसूर युद्ध को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो कौन था? जनरल हेनरी प्रेडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर वंश या कैप्टन रॉबर्ट पेम्परटन। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर आप देखेंगे इसमें तो हमें पता है, पहले तो समझ लेते हैं ठगी प्रथा होती क्या है। ठगी में क्या था, ये क्या करते थे कि लोगों का शिकार करते थे ये लोग, जो लोग इसको मानते थे। इसमें दोनों धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, कहा जाता है हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे, और ये काली, दुर्गा और भवानी की पूजा किया करते थे। और ये लोग क्या करते थे, रास्ते में चलते लोगों को कई बार क्या करते थे, उनके शिकार करते थे, उनका सिर काट देते थे और बलि के रूप में चढ़ाते थे देवी के ऊपर, और कहते थे कि ये जो हमारा काम धंधा है ये विधि का विधान है, ये ऐसे ही चलेगा और उनकी मृत्यु जो मैं दे रहा हूं उनको, वो इसी तरीके से चलती रहेगी। इस तरीके से सारी चीजें रही। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया था? विलियम बेंटिक भी देखिए इसी से जुड़े थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। खुद तो नहीं किया था, लेकिन कैप्टन स्लीमैन को किया। और बाद में इन्होंने इनसे कहा, इनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने काम किया तो 1500 ठग जो थे उनको बंदी बना लिया गया था। और बाद में 1837 के बाद संगठित रूप से ठगी का क्या हो गया था? अंत हो गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1837 में ठगी प्रथा का अंत हो गया था। कोई चीज़ों से रिलेट करके आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। हिस्ट्री देखिए, मेन चीज़ हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आपको डेट वगैरह याद रखनी पड़ती है। बाकी चीज़ें आप एक थ्योरेटिकली समझ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। डेट याद रखनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक बनाइए, किसी तरीके से इनको कोशिश करिए तो आपको फिर याद ये रह जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने? तो किसने लगाई थी सती प्रथा पर? आपको पता है सती प्रथा के पीछे तो पूरी कहानी है और मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जो मैंने आधुनिक भारत आपको पढ़ाया है, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। पहले क्या था कि लोग इन चीज़ों को मानते थे ना कि जैसे ही पति की मृत्यु हुई है उसी के साथ साथ ही महिला को भी खत्म हो जाना चाहिए। और ये सब क्या थे? एक तरीके का कर्मकांडी थे जो ब्राह्मण लोग अपने तरीके से चलाया करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और राजपूतों में ये प्रथाएं बहुत ज़्यादा थी और इतनी गंदी ये प्रथा थी कि मतलब ना चाहते हुए भी औरतों को मरना पड़ता था। इसके लिए अकबर ने भी बहुत सारे प्रयास किए थे, मराठाओं ने भी बहुत सारे प्रयास किए थे, इवन गोवा में पुर्तगाली और फ्रांसीसी ने भी इन लोगों के लिए मतलब प्रावधान किए थे कि ना हो इस तरीके से। और बहुत सारे गवर्नर्स और थे जिन्होंने इसके लिए कोशिश की, लेकिन लास्ट में जो सफलता मिली हमें वो राजा राम मोहन राय की सहायता से। राजा राम मोहन राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका द्वारा किया गया यही काम माना जाता है। राजा राम मोहन राय और ये समाज सुधारक थे और इनके साथ मिलकर विलियम बेंटिक ने इसको अवैध घोषित कर दिया था। देखिए बाकी कोई करता, उस समय की सरकार जो थी जो चाह लेती थी वही होता था। तो राजा राम मोहन राय की सलाह से या उनके जो उन्होंने बोला कि भाई इसको ख़त्म होना चाहिए, इस वजह से विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को ख़त्म कर दिया था। देखो 1829 में ये ख़त्म हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। और नियम 17 ये भी आपको याद रखना है, नियम 17 के साथ साथ इस प्रथा को क्या किया गया था? खत्म कर दिया गया था। कई बार आपसे ऐसे पूछ लेगा, कई बार ऐसे पूछ लेगा और कई बार इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पूरी प्रथा खत्म हो गई थी 1829 में। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया, सॉरी यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया। 25 में, 1827 में, 1829 में या फिर 1830 में? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1829 में सती प्रथा समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी या रोक दिया गया था? 1764, 1789, 1858 या फिर 1868? तो इसमें आपको पता है 1789 में जो था दासों पर बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। 1789 में दासों का निर्यात जो था वो बंद हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था?
अपहरण की नीति से, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या फिर कुप्रशासन के कारण। हमें सबको पता है कि अवध वाला ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो क्या था, सीधा सा सीधा इसमें कुप्रशासन का आरोप लगा दिया गया था और लगाया गया था। उस समय पर जो नवाब थे अवध की वो कौन थे, वाजिद अली। ये भी पूछा जाता है, वाजिद अली जो थे उस समय के नवाब थे, इन पर आरोप लगा दिया गया था। कब लगाया गया था, 13 फरवरी 1856। कहा पूछा जाता है कि जो अवध था उसका विलय कब हुआ था, तो उसका विलय हुआ था 1856 में। और जो डलहौजी था, डलहौजी के अकॉर्डिंग जो व्यक्तिगत सिद्धांत से इन्होंने जो राज्यों को मिलाया था उनमें क्या क्या है, उनमें सतारा है, जैतपुर है, संभलपुर है, और क्या है, बघाट है, और उदयपुर है, झांसी है ना, ये सारी चीज़ें। और ये कई बार एग्जाम में कुछ भी इनका क्रम पूछ लिया जाता है। झांसी है, फिर नागपुर है, और फिर करौली है। देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है कि आपको ये सभी लाइन से याद हैं। अगर नहीं याद हैं तो मैं अपनी ट्रिक आपको बताती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे याद रख सकते हैं, नहीं तो अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए। मेरी अपनी ट्रिक थी, बड़ी थोड़ी सी फनी सी है पर आपको अच्छी लगेगी। सज लो संभल लो, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। देखिए यहाँ पर यह है कि सज लो संभल लो, पहले सुन लीजिए, सज लो संभल लो, बाद में उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली जाना है। तो आपके सज लो संभल लो, इससे आपको दो चीज़ें, पहले सा से मतलब हो गया सतारा, इससे मेरा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। जा से हो गया आपका जैतपुर, ठीक है ना, सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, इसको आप साइलेंट रहने दो। संभल लो से मतलब संभलपुर हो गया, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। सज लो संभल लो, बाद में, तो बाद का मतलब यहाँ पर जो मैंने अर्थ लगाया था बी का, वो लगाया था बघाट, ठीक है, बघाट। सज लो संभल लो, बाद में उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली जाना है। तो बस ये तो सारी चीज़ें पूरी हो गई। तो उदयपुर, नागपुर और करौली जाना है। तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, सज लो संभल लो, बाद में उदयपुर, नागपुर, करौली, या मतलब उदयपुर, नागपुर, झांसी, करौली जाना है। तो ये सारे आपको लाइन से फिर ऐसे याद रह जाएंगे। ये सब आपको भाई कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है तभी याद रहते हैं, अदरवाइज तो इन्हें सबको भूल जाते हैं। आपको एक दो याद रह जाएगा, चलो अवध का अगर आपको याद रह गया, सतारा का याद रह गया, इनफैक्ट आपको झांसी का याद रह गया कि चलो 1853 में हुआ था, लेकिन सभी के याद रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने ये ट्रिक बताई, आप दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं। जेम्स एंड्रूज भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो किसका था, लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड नॉर्थ का। तो किसका था ये, लॉर्ड कर्जन को देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे इनका ही यही नाम था। जेम्स एंड्रूज रेम्स भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, ये था लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी को यही कहा जाता था। तो यहाँ पर इस जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है 10 प्रश्न की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको देखी और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।